हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ मैं सुधा एक नई नवेली दुल्हन। पर मैं ना तो शर्मा रही हूँ, ना ही लाज से मेरी आंखें बोझिल हो रही हैं। मैं सोच में डूबी हूँ। क्यों डूबी हूँ? क्या वजह है मेरे सोचने की? उसके लिए मुझे 2 वर्ष पीछे की स्मृतियों में जाना पड़ेगा और अपने अतीत को बाहर लाना पड़ेगा। अजय के साथ मैं खुशी से अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बेटा भी हमारे प्यार की निशानी बनकर हमारे बीच आ चुका था। फैक्ट्री की मामूली सी नौकरी थी। पति की कुछ मैं सिलाई करके कमा लेती और दाल रोटी खाकर हम खुश रहते। कहते हैं ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। सच ही होगा, क्योंकि मेरे घर को भी नजर लगी और मेरा आबाद घर बर्बाद हो गया। महामारी लील गई मेरे सुहाग को। मैं अभागी अपने अजय को आखिरी बार देख भी न पाई। बेटे के होते हुए भी मुखाग्नि न जाने किसने दी। शतपथ शून्य सी में बैठी रह गई। बीमारी में ना कोई मेरे घर आया, ना किसी ने सांत्वना का हाथ ही मेरे सर पर रखा। कोई आता खाना रखकर दरवाजा खटखटाकर चला जाता। कोई फोन करके बताता खाना बाहर रखा है, उठा लो। ऐसी विपदा की घड़ी में जहां हमदर्दी और दिलासे की सबसे बड़ी जरूरत होती है, तो मेरे पास कोई नहीं था। तरस रही थी, तड़प रही थी, कोई तो आ जाए मेरे पास। मैं उससे लिपट कर खूब जोर जोर से चीखूं, चिल्लाऊं, जी भर के रो लूं, अपना दिल हल्का करूं। पर वारी मेरी फूटी किस्मत, कैसे बुरे समय में तूने मुझे इतना बड़ा दुख दिया कि मेरे पास रोने का कोई कंधा ही नहीं। ससुराल में कोई नहीं, मायके में गरीब माँ भाई, किससे उम्मीद करूं? क्या तेरहवीं, क्या पूजा, कुछ नहीं। सिर्फ आंसू थे मेरे पास। उन्हीं से अजय को आखिरी श्रद्धांजलि देकर विदाई दे दी। समय निकला, जीवन अपने ढर्रे पर आने लगा। सभी का बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाला, फीस कहाँ से भरती? 5 साल का बिट्टू मेरा टुकुर टुकुर अपनी क्लास को देखता रहा, मचलता रहा। मैं अपने आंसुओं को जब्त करती रही। स्कूल के टीचर दिनेश कर सर के सामने से निकले। बिट्टू को मचलता देखा तो पास आकर बोले, जाने दीजिए, उसी की क्लास है वो। नहीं सर, अब वह नहीं पढ़ेगा, वह मेरा बेटा। वजह क्या हुआ? सारी बातें बता दी। बताइए सर, कैसे फीस भर पाऊंगी, स्कूल की और बस की? कहते कहते थमे हुए आंसू अपने संयम छोड़कर बह निकले। कुछ देर तक तो दिनेश सर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, आप शाम को मेरे घर आ सकती हैं प्लीज? जी आ जाऊंगी। मेरी माँ भी है, घर पर आइए, कुछ उपाय ढूंढते हैं। एक कागज पर पता और फोन नंबर लिखकर मुझे दिया और अपनी क्लास लेने चले गए। डूबते को तिनके का सहारा सा मिला। कागज को ध्यान में पर्स में रखा और घर आ गई। शाम ठीक 5:30 बजे दिनेश जी के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा एक वृद्ध ने खोला, प्यार से स्वागत किया और बैठाया। तभी अंदर से 2 साल की छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी को लेकर दिनेश सर आए। बिट्टू को देखकर गुड़िया उसकी तरफ भाग कर आई और तुतला कर न जाने किस भाषा में बात करने लगी। माँ, ये सुधा जी हैं। मैंने जानता तो नहीं, पर इनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है। सुधा जी, मैंने आपकी परेशानी का एक हल निकाला है, जिससे बिट्टू का स्कूल और पढ़ाई विधिवत उसी स्कूल में चलती रहेगी। मेरी पत्नी गुड़िया को जन्म देते ही संसार को छोड़ के गई। माँ से काम होता नहीं, गुड़िया को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बाजू वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। माँ को और गुड़िया को दोनों को सहायता हो जाएगी। बच्चे की फीस मैं देख लूंगा। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मंजूर हो तो कल इतवार है, कल ही आपको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अचानक सारी समस्याओं का समाधान होते देख कुछ समझ ही नहीं आया। क्या बोलूं, कुछ कह भी नहीं पाई। माँ ने हाथ थाम लिए। हाँ कह दे बेटा, मुझे सहारा हो जाएगा। पराए लोग कब क्या कर जाए भरोसा नहीं, इसलिए किसी को सहायता के लिए रखा नहीं। दिनेश तुम्हें स्कूल से पहचानता है और तुम भली भी लगी हमें। हो सके तो हाँ कह दो। मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। गरीब माँ गांव में भाई के पास आश्रित थी, उससे क्या सहारा लेती? ईश्वर का आदेश और मर्जी जानकर मैंने दूसरे दिन किराए का कमरा खाली कर दिया और दिनेश जी के घर में एक कमरे में अपनी दुनिया समेट ली। एक टेबल की व्यवस्था कर एक कोने में अपनी छोटी रसोई बना ली। दूसरे कोने में सिलाई मशीन रख ली। माँ जी ने कहा था आज अड़ोस पड़ोस के लोगों को कपड़े सिलवाने को बोलेगी। अब मेरी एक नई दिनचर्या की शुरुआत हुई। सुबह दिनेश जी के घर जाकर सबको नाश्ता, दिनेश जी और बिट्टू का टिफिन बना देती। बर्तन झाड़ू पोछा के लिए एक महिला आती थी। दोपहर में मैं सबके लिए खाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती।
कपड़े मिलने शुरू हो गए तो सिलाई करती रहती। बिट्टू दिनेश जी के साथ बाइक में आने जाने लगा। बस एक मोटा खर्चा भी बचने लगा। मेरे आंसू भी अब सूखने लगे थे। जीवन धीमी गति से चलने लगा था। उधर माजी और दिनेश भी खुश थे। व्यवस्थित रूप से खाना नाश्ता मिलने लगा। गुड़ियों को भी सही देखभाल मिलने लगी। बिन माँ की बच्ची भी खिल उठी। होली जलाना था उस दिन। माँ की तबीयत ढीली थी। जरूरी सामान लाना था घर का। मुझे भी सिलाई के धागे और कुछ लेस गोटा लाना था। माँ के जोर देने पर मैं दिनेश जी के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली गई। सामान लेकर जैसे ही लौटी, कुछ पड़ोसी धीमे से हंसते हुए बोले, भाभी जी के साथ शॉपिंग। मैं तो जैसे जमीन में गड़ गई। दिनेश जी बुरी तरह अपमानित से हो गए। अचानक माँ और बोली, बहुत अच्छा और सही रिश्ता बना दिया तुम लोगों ने। जो बात हम सबके मन में आई भी नहीं, तुम सबने सोच भी लिया। आभार व्यक्त करती हूँ तुम सभी का। अंदर गई और सिंदूरदान उठा लाई और दिनेश जी ने बोली, ले बेटा भर सुधा की मांग और बना अपनी पत्नी, मेरी बहू और गुड़िया की माँ। मैंने टपटपाई आंखों से माँ को देखा तो सीने से लगाकर बोली, मैं जानती हूँ न तुम्हारे मन में पाप है न मेरे बेटे के। कोई तुम्हें बुरी नजर से उठाकर न देखे, पर जो लोग आज तुम पर उंगली उठा रहे हैं, कल वो तुम्हारा जीना भी दुभर कर देंगे। इसलिए अपने बेटे और उसके भविष्य के लिए इस रिश्ते को एक नाम दे दो। दिनेश ने मेरी सुनी मांग सुर्ख लाल सिंदूर से भर दी। मेरी आंखों से आंसू छलक गए, जिससे अधिकार से दिनेश जी ने अपने हाथ से पोंछ दिए। होली के ही दिन घर में माँ ने शादी करवा दी हमारी। अचानक आहट से मैं जैसे तंद्रा से जागी, देखा तो दिनेश थे। दोनों के चेहरे पर खुशी और पूर्णता थी। आज दो अधूरे पूरे हो गए। हर रिश्ता गलत नहीं होता। दुनिया को एक ही चश्मे से देखना नहीं चाहिए। हमें विपदा में पड़े लोगों का साथ भी अवश्य दें। यही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।